कहानी की शुरुआत होती है, हमें दिखलाया जाता है कि बहुत तेज की बारिश हो रही होती है। वहीं पर एक छोटा सा घर होता है और उस घर के डोर के बाहर एक ओल्ड लेडी जो कि चिंता में अंदर देखते हुए कह पूछती है, क्या तुम ठीक हो डियर? वह उससे माफी मांगते हुए कहती है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें एक ऐसी बेकार सी जगह पर छुपा रखा है। हम देखते हैं कि एक प्यारी सी लड़की जो कि टेबल के नीचे छुपी हुई होती है और जिसके गोल्डन हेयर्स होते हैं, वह उससे कहती है कि कोई भी इशू नहीं है यहाँ पर मैम। तभी वह लेडी उसे देखते हुए कहती है, ओह अच्छा, तुम नीचे क्यों नहीं बैठ जाती, यह धूल मिट्टी तुम्हारे गले के लिए अच्छी नहीं है। वह जवाब देती है कि यहाँ सब कुछ ठीक है, आप सतर्क रहिए मैडम। वह ओल्ड लेडी अंदर आते हुए डोर को बंद करती है और कह रही होती है कि आहा खैर आराम से बैठो, मुझे पता है कि यहाँ थोड़ी उमस है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई तुम्हें ढूंढते हुए इस तहखाने तक आएगा। तभी बाहर में एकदम से बहुत तेजी से बिजली कड़कती है, जिसको देखकर हमारी छोटी हीरोइन जिसका नाम डियाना है, वह तो एकदम अलर्ट मोड में आ जाती है और वहीं वह ओल्ड लेडी भगवान को याद करने लगती है। तभी बाहर से आवाज आती है कि सुनिए, माफ कीजिएगा, क्या घर पर कोई है? वह आदमी चिल्लाते हुए कहता है कि क्या आपने लगभग 5 साल की एक सुनहरे बालों वाली छोटी बच्ची को देखा है? अंदर छुपी डियाना जो कि बहुत ही गुस्से में लग रही होती है, वह आवाज सुनकर वह एकदम से एक लकड़ी के टुकड़े को पकड़ती है और वह बताती है कि मैं ही वो 5 साल की बच्ची हूँ जो कि उस आदमी से यहाँ पर छुप रही हूँ। वह सोचती है कि जब मुझे बाहर जाकर शिकारा पकड़ने चाहिए थे और ताइक्वांडो सीखना चाहिए था। और तभी वह एक सेकंड के लिए रुकती है और मन में गुस्सा करते हुए बोलती है, तो आखिरकार मैं इस छोटी सी बच्ची के शरीर में कैसे पहुंच गई? वह अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बताती है कि वह असल में एक कोरियाई स्पेशल फोर्सेस की सदस्य है और आखिरी चीज जो उसे याद है वह था एक गहरा नीला आसमान और एक टूटा हुआ फड़फड़ाता पैराशूट। और जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने एक लेडी का हाथ पकड़ा हुआ था। वह डियाना से पूछती है, क्या तुम समझी डियाना? वह आगे कहती है कि उनका नाम ड्यूक आर्कडेस है, अगर वो तुम्हें लेने आए तो तुम्हें उनके साथ ही जाना है। और वह खांसने लगती है, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ही खराब हुई होती है। वह आगे बताती है कि मैंने उनसे पहले ही बात कर ली है, तो जैसा मम्मी कह रही है वैसा ही करना, ठीक है? तभी वह बताती है कि मेरे सामने एक खड़ी महिला ऐसा नाम ले रही थी जिन्हें मैं बहुत अच्छी तरह से जानती थी। और तभी मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं किसी तरह उस नॉवल के अंदर पहुंच गई थी जिसे मैंने मरने से पहले पढ़ा था। लेकिन अंदाजा लगाओ क्या? मैंने कोई मुख्य नायिका में भी नहीं थी, बस एक मामूली सी साइड कैरेक्टर जिसकी किस्मत में एक दर्दनाक अंत से पहले इस्तेमाल होकर फेंक दिया जाना लिखा था। और जब मुझे इस बात का पता चला तो सबसे पहले मुझे जिंदा रहने की जरूरत थी। इस फैंटेसी दुनिया में आग खुलते ही यह मेरा बहुत ही सीधा और पहला मिशन था। वह आगे बताती है कि यह मेरी मरने से पहले वाली जिंदगी से बिल्कुल अलग नहीं था। उसकी सोच के बीच में ही हमें बाहर का सीन दिखलाया जाता है जहाँ पे उसका अंकल एक मेड पे चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि यह कोट मुझे कितने का पड़ा है? तभी अंदर में डियाना मन में सोच रही होती है कि इस नॉवल में मेरे जो अंकल है विस्काउंट नॉपर्ट, जिन्होंने मुझे ड्यूक की रियासत तक पहुंचने से पहले ही अपने साथ ले गए थे, तो इस चीज को बदलने के लिए मुझे कहानी को बदलना पड़ेगा। वह उस ओल्ड लेडी की तरफ देखते हुए सोचती है, जब तक मिस डिरोदी जो कि मेरी पड़ोस वाली महिला है वह अपना वादा निभाती है तब तक मैं यहाँ सेफ रह सकती हूँ। तभी वह ओल्ड लेडी कहती है, माय लॉर्ड, मुझे डर है कि जिस युवा महिला को आप ढूंढ रहे हैं वह यहाँ नहीं है। मेरी बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है और मेरी छोटी बेटी दूर है, राजधानी की यूनिवर्सिटी में। तभी वह अपना प्राउड मदर मोड ऑन कर लेती है और अपने बच्चों के बारे में तारीफों के पुल बांधने लगती है। वह बताती है कि उनकी जो 3 साल की बेटी की है वह बहुत ज़्यादा ही जीनियस है और बहुत तेज भागती भी है और चीज़ें तुरंत सीख लेती है। वह अपनी बड़ी बेटी के बारे में भी बताती है जो कि बहुत समझदार है और जिसकी शादी हो गई है और उसके बहुत क्यूट क्यूट बच्चे भी है। वह ऐसे ही ब्ला 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 बातें करने लगती है और इससे जो डियाना का अंकल है उसका तो मुंह ही खुला का खुला रह जाता है।
वह वहाँ से भागते हुए कहता है अच्छा अच्छा ठीक है और अपने साथियों को कहता है चलिए अब यहाँ से चलते हैं जेंटलमैन, वह यहाँ नहीं है। पीछे से वही ओल्ड लेडी उसको आवाज लगाते हुए कहती है आप इतनी जल्दी जा रहे हैं हुजूर, लेकिन मैंने तो अभी आपको यह बताया ही नहीं कि मेरी बच्ची ने 10 साल की उम्र में पहले ही एडवांस मैथ्स में महारत हासिल कैसे कर ली थी। यह सुनकर वह और तेजी से भागने लगता है। पीछे डियाना सभी सिचुएशन को देखते हुए मन में सोचती है खुशनसीबी से मिस थरोदी ने अपना वादा निभाया। वह ओल्ड लेडी पीछे घूमते हुए उससे कहती है अब तुम बाहर आ सकती हो मेरी बच्ची। हमारी डियाना जो कि उसके पास जाती है और उससे कहती है नहीं धन्यवाद मैम, मैं यहीं सही सलामत रहूंगी। वह उसे देखते हुए फिर पूछती है तो फिर मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ ले आती हूँ, तुम क्या खाना पसंद करोगी। हमारी डियाना जो कि एकदम अटेंशन पोज में आके उससे कहती है मैं ठीक हूँ धन्यवाद मैम, मैं इमरजेंसी सिचुएशन के लिए अपना खाना बचा कर रखूंगी। यह सुनकर वह ओल्ड लेडी कहती है ओ माय, जरा खुद को तो देखो, तुम तो बिल्कुल एक नन्हे सैनिक की तरह बात कर रही हो। यह सुनकर वह तो शॉक हो जाती है और मन में सोचने लगती है ओह सही बात है, मैं अभी सच में बहुत अजीब लग रही होंगी, लेकिन एक 5 साल का बच्चा आखिर व्यवहार कैसे करता है। मुझे सजने संवरने का खेल बहुत पसंद है, क्या मुझे बड़ों से खिलौने के लिए जिद करनी चाहिए, लेकिन क्या होगा अगर वो मुझे अजीब समझे। तभी बिजली गरजने की बहुत तेजी से आवाज आती है और जैसे ही वह आवाज रुकती है एक और आवाज आती है क्या घर पर कोई है। वह दोनों बाहर की तरफ देखती है। हमारी डियाना जो कि सोच रही होती है और बताती है कि अचानक एक धीमी लेकिन प्रभावशाली आवाज गरजती हुई बिजली के शोर को चीरती हुई आई और मैं इस आवाज को जानती थी और यह उसी इंसान की आवाज थी जिसकी मुझे तलाश थी। वह उसी तरफ देख रही होती है और हमें दिखलाया जाता है कि एक इंसान जो कि पानी में भीग रहा होता है। वह उसे देखकर मन में कहती है और मैं यह महसूस कर सकती हूँ कि यह और कोई नहीं ड्यूक काइजन आर्केड्स है जो कि अपनी यूनिफॉर्म में बहुत ज्यादा ही खतरनाक और साथ में हैंडसम भी लग रहा होता है। फिर हमें ड्यूक के पीछे दिखलाया जाता है बहुत सारी कैरेज होती है। तभी वह ओल्ड लेडी कहती है कि बच्ची आपके आने का इंतजार कर रही थी और ग्रेस उसकी माँ ने मुझसे उसे यहाँ पे छिपाने के लिए कहा था। हमें डियाना दिखाई जाती है जो कि छुप कर हमारे ड्यूक को देख रही होती है। ड्यूक भी उस पे एक नजर डालता है। डियाना मन में सोच रही होती है कि यही वह इंसान है जो मुझे बचाएगा। तभी वह सब जंगल के रास्ते कैरेज में बैठ चुके होते हैं और पैलेस की तरफ निकल पड़ते हैं। हमें कैरेज के अंदर का सीन दिखलाया जाता है। हमारे ड्यूक वो एकदम सीधे बैठे होते हैं और हमारी लियाना जो उनके बगल में बैठकर बहुत ज्यादा ही ऑकवर्ड फील कर रही होती है। ड्यूक उससे सवाल पूछता है कि तुम जरूर आयरन की बेटी होगी। डियाना जो कि एकदम अटेंशन पोज में आके कहती है हाँ सर। तभी ड्यूक उसकी तरफ मुड़ते हुए उससे पूछता है क्या यह सच है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें तुम्हारे अंकल से छुपने के लिए कहा था क्योंकि कल रात उन्हें कोई बुरा सपना आया था। डियाना जवाब देती है बिल्कुल जी सर। वह आगे बोलती है कि उन्होंने मुझे कहा था कि अंकल से छुपने के लिए और उसके बजाय डक के साथ जाने के लिए। यहाँ पर वह एकदम छोटी सी बच्ची है 5 साल की, इस वजह से वह ड्यूक को डक कहती है। यह बात सुनकर ड्यूक कहता है आई सी, तुम बहुत समझदार बच्ची हो। तभी सामने वाले दोनों नाइट में से एक नाइट कंफ्यूज होते हुए उससे कहता है क्या डक। दूसरा वाला नाइट कहता है उसका मतलब जरूर ड्यूक से रहा होगा। डियाना जो कि ड्यूक की बातों को सुनकर उसका धन्यवाद करती है और कहती है कि मैं आपके प्रति सेवा का संकल्प लेती हूँ योर ग्रेस। यहाँ पर भी डियाना ग्रेस को ग्रेस बोलती है जो कि सुनने में बहुत ज्यादा ही क्यूट लगता है। तभी ड्यूक उसकी तरफ देखता है और स्माइल करते हुए कहता है इस सब की कोई जरूरत नहीं है बच्ची, मुझे नहीं पता कि तुम्हें किस हालात के बारे में कितना बताया गया है, लेकिन वह बोलते बोलते रुक जाता है क्योंकि बाहर घोड़ों की आवाज आने लगती है। वह गुस्से में बाहर देखता है। बाहर में कैरेज चलाने वाला सामने वाले व्यक्ति से कहता है वहाँ कौन है। यह बग्गी महामीम ड्यूक एरकिड्स की है, फौरन एक तरफ हट जाओ। तभी अंदर बैठा हुआ नाइट गुस्से में अपनी तलवार निकालते हुए कहता है आप यहीं रुकिए योर ग्रेस, हम इसे संभाल लेंगे। यह देखकर ड्यूक गुस्से में उससे कहता है अपनी तलवार वापस मयान में रखो, यहाँ एक बहुत बच्ची मौजूद है। तभी ड्यूक डियाना की तरफ देखता है। डियाना तो एकदम अलर्ट पोज में आ जाती है पर तो भी कपकपा रही होती है और कहती है
कि मैं अपना मोर्चा संभाल रही हूँ, योर ग्रेस, सब तैयार है। ड्यूक उसे इस हालत में देखकर थोड़ा हैरान होता है, पर उसे कंफर्ट करते हुए उससे कहता है, बिल्कुल ठीक है, तुम नीचे आ सकती हो बच्ची। वह उसे गोदी से पकड़ता है और उससे कहता है, मैंने अपनी पत्नी से वादा किया था कि मैं तुम्हारी माँ का यह काम जरूर पूरा करूंगा। फिर वह उसे नीचे उतारते हुए उसके सर पे हाथ फेरता है और कहता है, यह मामला बड़ों पर छोड़ दो, तुम बिना किसी डर के यहाँ आराम कर सकती हो। डियाना जो यह सब सोच कर बस यही कह पाती है कि ठीक है, और वह मन में सोचती है, ये उम्मीद से भी ज्यादा दयालु है। अब मेरा मन कर रहा है कि मैं एक जिद्दी 5 साल की बच्ची की तरह नखरे करूं। फिर डियाना बताती है कि ड्यूक काइजन आर्केड्स जो कि नॉर्थ के सबसे कोल्ड हार्टेड मास्टर थे और उस समय के सबसे ग्रेटेस्ट सोल्जर भी। हालांकि नॉवल में अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद वह हमेशा उदास और डिप्रेशन में रहते थे। तभी बाहर में दिखलाया जाता है, जहाँ पे ड्यूक बाहर आ जाते हैं और क्लाइन से कहते हैं कि एक तरफ हट जाओ। क्लाइन उन्हें कहता है कि सावधान रहिएगा योर ग्रेस, यह आदमी अपनी तमीज के लिए नहीं माना जाता। वह उससे पूछता है कि यह कौन है। तभी सामने वाला पर्सन और कोई नहीं, हमारी डियाना का अंकल होता है। वह झुकते हुए उससे कहता है कि बहुत साल हो गए हैं ड्यूक आर्किडिस, मैं विस्काउंट नॉपर्ट हूँ। यह सुनकर कैरिस में बैठी हमारी डियाना सोचती है, विस्काउंट नॉपर्ट, यह तो मेरे अंकल है। मुझे लगा था कि उन्होंने हार मान ली होगी। तभी बाहर में दिखलाया जाता है, ड्यूक उससे कहता है, विस्काउंट नॉपर्ट, क्या हम पहले कभी मिले हैं? उसका अंकल हंसते हुए और झुकते हुए उससे कहते हैं, जी हाँ बिल्कुल, 7 साल पहले इंपीरियल बैंक्वेट में। मैं यह पूछने की उम्मीद कर रहा था कि क्या आपने किसी छोटी लड़की को देखा है? तभी ड्यूक एकदम सीरियस होते हुए उससे कहता है, क्या आप मुझसे यह कह रहे हैं, यह जानते हुए भी कि मैं कौन हूँ, तुमने मेरी कैरिस का रास्ता रोका? और वह बहुत ज्यादा ही डरावना लग रहा होता है। वह आगे कहता है, अगर ऐसा है तो तुम मुझसे अभी अपनी गलती की माफी क्यों नहीं मांग रहे हो? उसको इतना डरावने तरीके से बोलते हुए देख उसके अंकल तो बहुत ज्यादा डर जाते हैं और डरते हुए उससे कहते हैं, मैं अपनी बदतमीजी और अशिष्टता के लिए अपनी नम्रता पूर्वक क्षमा मांगता हूँ योगेश। असल में मेरी लापता भांजी की चिंता मेरे दिमाग में पूरी तरह परेशान कर रही है और इसी घबराहट में मुझसे शिष्टाचार की भूल हो गई। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे माफ कर देंगे। तभी डियाना जो कि अंदर बैठी मन गुस्सा करते हुए मन में कहती है, हाँ बिल्कुल, वह बस मेरा फायदा उठाएगा और फिर मुझे एक तरफ फेंक देगा। यहाँ तक कि जब मेरी माँ आइरीन जीवित थी, वह पैसे कमाने के लिए उनका इस्तेमाल करता था और उसने हमारे साथ कभी एक फूटी कौड़ी भी शेयर नहीं की। तभी बाहर में दिखलाया जाता है, उसका अंकल कहता है पूरे सम्मान के साथ, योर ग्रेस, क्या मैं आपकी बग्गी की तलाशी ले सकता हूँ? यह सुनकर हमारा ड्यूक हंसने लगता है और इतना ज्यादा हंसने लगता है कि सामने वाले की फटने लगती है। वह गुस्सा होते हुए उससे कहता है, ऐसा लगता है कि मैं बहुत लंबे समय से अकेले में रहा हूँ। अगर साम्राज्य का हर घटिया इंसान यह सोचने लगा कि वह मेरे मुझे नीचा दिखा सकता है और उसे डेथ लोग देने लगता है। यह सब देखने के बाद भी वह बोलने की हिम्मत करता है और कहता है, लेकिन योर ग्रेस, मेरी भांजी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह कहते ही जो ड्यूक है वह अपनी तलवार निकालता है और एक फ्लैश लगाता है। वह पानी की बूंदों के साथ साथ उसकी छतरी को भी काट देता है। वह क्लैन से कहता है, क्लैन वाइस्काउंट अब वापस घर जा रहे हैं, कृपया उन्हें बाहर तक छोड़ आओ। यह सुनकर क्लैन हाँ करता है और उस झुकते हुए कहता है, यस योर ग्रेस। अंदर डियाना मन में सोच रही होती है, लगता है ड्यूक जीत गए, भगवान का शुक्र है। और वह राहत की सांस लेती है। वह आगे सोचती है, खैर कहानी को बदलने की मेरी शुरुआत तो काफी बेहतरीन रही है। तभी ड्यूक आता है और कैरिस का डोर ओपन करता है और कहता है, मैं उस आदमी को तुम्हें घसीट कर ले जाने नहीं दे सकता था। आखिरकार एक न एक दिन तुम्हें मेरी डॉटर इलो ही बनना है। यह सुनकर डियाना का तो सिस्टम हैंग हो जाता है। वह कुछ भी समझ नहीं पाती है और बस मुंह से हाँ निकलता है और वह सोचती है, क्या डॉटर इल्ला? वह याद करती है कि कैसे माता पिता अक्सर मजाक करते हैं अपने बच्चों की एक दूसरे से शादी कराने के बारे में। यह आमतौर पर खेल के मैदान या स्कूल के पार्किंग लॉट में बस एक हार्मलेस मजाक होता था जिसका कोई भी रियल लाइफ से एक्चुअल मीनिंग नहीं हुआ करता था।
तभी ड्यूक उसकी तरफ देखते हुए कहता है, आई सी, तुम शायद अभी यह समझने के लिए थोड़ी छोटी हो कि डॉक्टर लोग का क्या मतलब होता है। वह उसको देखते हुए कहता है कि तुम्हारे चेहरे पर इस तरह की हैरानी का भाव को देखकर तो यही लगता है। हमारी डियाना जो कि मन में सोच रही होती है, नहीं, मुझे अच्छी तरह पता है कि इसका क्या मतलब होता है। तभी उसके दिमाग में कुछ क्लिक होता है और वह कहती है कि पहले तो मुझे बहुत झटका लगा था, लेकिन असल में अगर मैं ड्यूक की परिवार का हिस्सा बन जाती हूँ तो मेरे अंकल मुझ पर अपना हाथ नहीं डाल पाएंगे। तभी ड्यूक उससे कहता है कि बिल्कुल चिंता मत करो, इस एस्टेट में सभी लोग वह ध्यान रखेंगे कि तुम्हारी बहुत अच्छी देख रेख और देखभाल की जाए। यह सुनकर डियाना उससे कहती है कि दैट्स ओके योर ग्रेस। वह आगे कहती है कि अगर आप मुझे अपने साथ ले चलते हैं तो मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगी। यह कहने के बाद कैरिज के अंदर खामोशी हो जाती है और एकदम से हमारे ड्यूक हंसने लग जाते हैं। फिर वह कहते हैं कि बहुत बढ़िया, अब तुम्हें थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। फिर हमें बाहर का सीन दिखलाया जाता है जहां अभी भी बारिश हो रही होती है और सभी कैरिज पैलेस की तरफ जा रहे होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमारे मैंशन को दिखलाया जाता है जहाँ पे दो मेड्स एक किसी चीज को देखते हुए कहती है कि गुड हेवंस माय लेडी, आप तो बहुत ज्यादा ही सुंदर लग रही है। हमें डियाना दिखलाई जाती है जो कि अपनी ड्रेस में बहुत ज्यादा ही क्यूट लग रही होती है और वह अपने आप को देखने लगती है और मन में सोचती है क्या मैं अच्छी लग रही हूँ। वह अपने बालों को पकड़ती है और मन में कहती है मेरे बाल कितने मुलायम और चमकदार है। वह पीछे मुड़ते हुए उन मेड से कहती है कि थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए मैम। तभी वह मेड्स उससे कहती है कि माय लेडी, हमें मैम कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको हवेली के कर्मचारियों के साथ इतनी औपचारिकता बरतने की जरूरत नहीं है। डियाना जो कि मन में सोच रही होती है कि मेरा मतलब है मुझे पता है, लेकिन और वह उस कमरे को देखने लगती है जो कि बहुत ज्यादा ही चमचमा रहा होता है और वह बहुत ज्यादा ही सुंदर होता है। हमें बेड दिखलाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट और उस पे एक टेडी भी रखा होता है। मैं इस सब कुछ को इतने आसानी से बिना सोचे समझे कैसे स्वीकार कर सकती हूँ, जबकि यह एक कालीन भी मेरी पूरे एक साल की तनख्वाह के बराबर होगा। वह चिल्लाते हुए कहती है, मैम जी मैम। तभी लेफ्ट वाली मेट कहती है कि मैंने आपसे क्या कहा था, अब आगे से हमें मैम कहने की जरूरत नहीं है। वहीं लेफ्ट वाली मेट कहती है कि कृपया हमारे साथ सहज महसूस कीजिए माय लेडी। तभी वहां पर एक लेडी आती है और कहती है वे सब सही कह रही है, डची की एक महिला को ऐसा व्यवहार करना चाहिए जो उसके पद के अनुकूल हो। मेड उन्हें देखकर अपने सर को झुका लेती है और डियाना मुड़ते हुए उनकी तरफ देखती है। फिर हमें उनके फेस को दिखलाया जाता है। वह कहती है कि गुड डे लेडी डियाना, मेरा नाम एनी फेल्ट्रो है, मैं इस एस्टेट के प्रबंधन की देख रेख करती हूँ। डियाना जो कि जल्दी से अपने सर को नीचे झुकाती है और उन्हें हेलो करती है। वह मन में कहती है कि मार्कुनेस फेल्ट्रो, यह तो नॉवल में जैसा उनका वर्णन किया गया था यह तो उससे भी ज्यादा सख्त दिखाई दे रही है। वह कहती है कि मैंने बिना सोचे समझे ही उन्हें झुककर इतना डीप वो कर दिया और वह अपनी आंखें उठाते हुए उन्हें देख रही होती है। वह लेडी अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहती है कि आपको इस जेंटलमैन को ग्रीट करना चाहिए, ना कि मुझे। डियाना जो कि उसकी तरफ देखती है और मन में कहती है वाओ। वह उसे पहचानते हुए कहती है कि ये तो लॉर्ड राइकिल है, यह तो बहुत ज्यादा ही प्रभावशाली दिख रहे हैं। फिर भी मुझे यह नहीं भूलना चाहिए कि नॉवल में राइकेल बड़ा होकर एक नोटोरियस बैचलर बनता है। वह फिर सोचती है कि मेरा अचानक इस तरह सामने आना निश्चित रूप से उनके लिए एक बड़े झटके जैसा रहा होगा, लेकिन पर वह फिर भागते हुए उसके पास जाती है और उसके सामने खड़े होकर उसकी आंखों में आंखें डालकर अपने मिलिट्री पोज में इसको सल्यूट करते हुए कहती है कि ग्रीटिंग माय लॉर्ड। डियाना ड्यूटी के लिए रिपोर्ट कर रही है और यह सच में बहुत ज्यादा ही फनी होता है। राइकेल जो कि हैरान होकर उससे कहता है रिपोर्टिंग क्या। डियाना जो कि घबराते हुए मन में सोच रही होती है कि धत्तेरी की, क्या मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। वह मन में कहती है अब तो इसे पूरे करने के अलावा कोई चारा नहीं है। वह आगे अपनी बकवास को बढ़ाते हुए बोलती है, मैं वादा करती हूँ कि आपको निराश नहीं करूंगी माय लॉर्ड। तभी वह लेडी सिचुएशन को संभालने के लिए राइकेल से कहती है, लॉर्ड राइकेल, आपको इस छोटी लेडी का अभिवादन का जवाब देना चाहिए। पर हमारा राइकेल वो तो एकदम स्ट्रेट खड़ा होता है और कुछ बोल ही नहीं रहा होता। हमारी डियाना जो कि परेशान होते हुए मन में सोचती है कि हाँ जल्दी करो वो छोटे बदमाश। फिर से इस बेकार सी सिचुएशन को संभालते हुए वह लेडी कहती है कि ऐसा लगता है कि हमारे लॉर्ड थोड़े शर्मा रहे हैं।
और फिर वह टॉपिक चेंज करते हुए कहती है कि माय लेडी, क्या आपने हवेली को चारों ओर देखने का अवसर मिल गया है? अगर आपको कोई भी चीज की आवश्यकता हो तो आप किसी भी कर्मचारी से कह सकती है। तभी डियाना के पेट से बहुत तेज आवाज आने लगती है। यह देखकर वह लेडी उसकी तरफ देखने लगती है। डियाना, जो कि अपने पेट पर हाथ रखते हुए उस आवाज को रोकने की कोशिश करती है और कहती है ओ और एम्बेरस होते हुए उससे माफी मांगती है। तभी लेडी उससे कहती है, जल्दी ही रात का डिनर परोसा जाएगा माय लेडी। यदि आप अपने बेड चैम्बर में रहेंगी तो जल्द ही एक सेविका आपके पास आएगी। और वह वहां से जाते हुए उससे कहती है, तो अब यदि आप हमें जाने की अनुमति दे। पर तभी फिर उसके पेट से फिर से गुड़गुड़ाने की आवाज आने लगती है और वह फिर से एम्बेरस होते हुए उससे कहती है कि थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि डैनिया, जो कि विंडो के पास खड़े होके सोच रही होती है कि विश्वास नहीं होता कि मुझे राइटू से शादी करनी पड़ेगी। किसने सोचा था कि एक 9 साल का बच्चा इतना कोल्ड हो सकता है। खैर, शायद मुझे आभारी होना चाहिए कि मुझे बाहर नहीं निकाला गया। वह फिर अपनी ड्रेस को पकड़ते हुए मन में कहती है कि सब कुछ ठीक है, मैं स्पेशल फोर्सेस की सदस्य थी। ऐसी कोई बाधा नहीं है जिसे मैं पार नहीं कर सकती। फिर वह बहुत सारा खाना खाती है और सो जाती है। तभी एक मेड आकर उसे कम्बल उड़ाती है और कहती है कि मैंने किसी बच्चे को इतनी अच्छी तरह से खाते हुए कभी नहीं देखा। कुलीन वर्ग के ज्यादातर बच्चे इतना ज्यादा नहीं खाते हैं। वह आगे कहती है कि यह क्या काउंट मैराज की गोद ली हुई बेटी नहीं है? भले ही वह काउंट की सगी बेटी होती, फिर भी वह एल्डेस्ट यंग मास्टर के लिए एक सही जोड़ीदार मुश्किल से ही होती। वहीं दूसरी मेड उसे चुप कराते हुए कहती है, अपनी जुबान पर को संभालो कैसी। क्या होगा अगर यंग लेडी ने तुम्हारी बात सुन ली? हिज ग्रेस ने खुद इस सगाई की घोषणा की है। इस बारे में आगे चर्चा करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। रिलेशनशिप पता है, हमारी डियाना को दिखलाया जाता है, जो कि मन में सोच रही होती है नॉवल के बारे में। कि सोचा जाए तो डियाना को पता था कि पावर्स का जाना केवल टेम्परेरी था और फिर भी वह 16 साल की लड़की जो गहरे प्रेम में पड़ चुकी थी, अपनी मां खोने के बाद मंदिर से निकाले जाने पर राहत महसूस कर रही थी। वह इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि प्रिंस मैथ्यू ने जो हाथ उसकी तरफ बढ़ाया था वह उसके लिए खुद के विनाश के रास्ते पर ले जा रहा था। तभी एक मेड उनका नाम लेती है, माय लेडी। तभी वह होश में आती है। वह सामने देखती है तो वह मेड उससे पूछती है कि आज आप अपने बालों में क्या पहनना पसंद करोगी? वहीं पीछे वाली मेड उससे कहती है कि यदि कोई अन्य डिजाइन आपकी पसंद के अधिक अनुकूल हो तो हम उसे तुरंत तैयार करवा देंगे। डियाना उन्हें कहती है कि मुझे सब कुछ चलेगा मैम। तभी वह ब्लैक हेयर वाली मेड उससे कहती है, क्या आपको याद है मैंने क्या कहा था माय लेडी? वह झिझकते हुए उससे कहती है, ओ माँ, मुझे सब कुछ चलेगा। डियाना एकदम से उनकी तरफ देखती है और कहती है, ओ एक्चुअली क्या आपके पास हेयर टाई होगा? रिलेशनशिप होता है, हमारे बाहर के सीन को दिखलाया जाता है जहाँ हमारी डियाना भागते हुए मन में सोचती है कि मुझे सबसे पहले बेसिक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर काम करना होगा। आखिरकार मैं इस गोल मटोल शरीर का क्या करने वाली हूँ। वह भागते भागते उन मेट्स के सामने से जा रही होती है। वह मेट्स बातें करने लगती है, क्या यह वही न्यू यंग लेडी नहीं है? यह क्या कर रही है? हमें दिखाया जाता है हमारी डियाना, जो कि भागते भागते हाफ रही होती है और मन में कहती है, लेकिन मेरी सांस अभी से ही फूल रही है और यह गाउन रास्ते में रुकावट बन रहा है। डियाना हफ्ते हफ्ते सोच रही होती है कि मुझे अपना सब कुछ झोंक देना होगा। एक बार जो सैनिक बन गया वह हमेशा सैनिक रहता है। अगर मैं राइटी से शादी करने में असफल रही तो मैं इस डची की नाइट्स में से एक बन जाऊंगी। मैं इस हार्श नॉर्थ की रक्षा कर सकती हूँ, जो कड़ाके की ठंड और भयानक मॉन्स्टर से पीड़ित है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें 3 मिनट बाद का सीन दिखलाया जाता है जहाँ पे हमारी डियाना बहुत ज्यादा ही थक चुकी होती है। अब वह और चलने के लायक भी नहीं रहती है। वह थकते हुए मन में सोचती है कि मुझे याद नहीं पड़ता कि मैं अपनी पिछली जिंदगी में जब 5 साल की थी तब इतनी कमजोर थी। वह पेड़ पे सहारा लेते हुए खड़ी होती है और कहती है कि यह सब इसलिए है क्योंकि यह रोमांटिसी वाले बच्चे ताइक्वांडो नहीं सीखते या सही से खाना नहीं खाते। और वह बहुत ज्यादा ही हाफ रही होती है। तभी वहां पर कोई आता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? वह उसकी तरफ देखती है और वह और कोई नहीं होता, हमारा रेकिल होता है। वह उसको देखता है और वहाँ पे डियाना, जो अपने बालों को पीछे करते हुए उससे उसका नाम लेती है और कहती है, लॉर्ड रेकिल। रेकिल उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें अपने बालों को लेकर इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। यह जैसा है वैसा ही ठीक है।
डियाना यह सुनकर अपने मन में खाली पुलाव पकाने लगती है और सोचती है क्या क्या यह है, क्या इसका मतलब यह है कि वह मुझे पसंद। तभी लेकिन उसकी सोच को काटते हुए बोलता है कि तुम्हें मेरे सामने इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि तुम कैसी दिखती हो। आखिरकार हम अजनबियों से थोड़ी ही बेहतर है। डियाना जो कि उसकी तरफ डरते हुए उससे माफी मांगती है और कहती है कि हम तो शादी करने वाले थे, हमारी तो एंगेजमेंट। और उसकी बात बोलने से पहले ही वह कह देता है कि हमारी एंगेजमेंट खत्म हो गई है, जाओ और मेरे फादर से कहो कि तुम्हें शादी नहीं करनी है मुझसे। तभी यह बात सुनकर डियाना एकदम से सही से खड़ी हो जाती है और उसके आंखों में देखते हुए उससे मना करती है और कहती है कि मैं आपके ऑर्डर को मानने से रियूज करती हूँ, मतलब वह यहाँ पे रिफ्यूज करने की बोल रही है। तभी लेकिन गुस्से में कहता है क्या। हमारी डियाना जो कि उससे कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए लेकिन मेरे जीवन में कई अप्स एंड डाउन्स आए हैं, मैं इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने देने से मना करती हूँ, कृपया समझ ले की कोशिश कीजिए। लेकिन कोल्ड फेस के साथ कहता है कि तुम्हारी जिंदगी में मेरा कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें ही इस एंगेजमेंट को तोड़ना होगा, क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती है। तभी डियाना चिल्लाते हुए कहती है नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। तभी रैकेल उसको कहता है कि अब तुम मुझ पर अपनी आवाज उठा रही हो, क्या तुम अपनी हैसियत भूल गई हो। हमारी डियाना जो कि मन में कहती है कि ओ सही, वैसे उस पर चिल्लाकर मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर डियाना अपने मन में नॉवल के बारे में याद करती है कि कहानी में रेकेल ने अपने फैमिली बैकग्राउंड के कारण हमेशा बैचलर रहने पर जोर दिया था। जब मूल कहानी के हीरो क्रिस ने प्रिंस और उनके ननिहाल के रिश्तेदारों को खत्म कर दिया तो रेकेल ने भी अपने माता पिता और छोटे भाई को खो दिया था। और उसी ने उस कब्रिस्तान में डियाना की कब्र की समाधि बनवाकर खड़ी की थी। उसकी दया वही आगे चलकर मेरी लाइफलाइन बनेगा, भले ही वह अभी बर्फ की तरह ठंडा क्यों ना हो। तभी रिकिल उससे कहता है कि अगर तुम उस सगाई को तोड़ने से इनकार करती हो तो तुम्हें मेरे लिए एक स्नेक और एक वुल्फ ला कर देना होगा। तुम ऐसा नहीं कर सकती है ना। वह चिल्लाती हुई कहती है नहीं, मैं कर सकती हूँ सर। वह एकदम जोश के साथ उसको कहती है कि मैं एक स्नेक और एक वुल्फ पकड़ सकती हूँ और यहाँ तक कि एक शक्तिशाली शेर भी पकड़ सकती हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें शाम का समय दिखलाया जाता है। मैंशन के अंदर मेड चिल्लाते हुए कहती है कि मैं सोच ही रही थी कि आप अपने बाल क्यों बांधना चाहती थी माय लेडी, आखिर आप इतनी देर से क्या कर रही थी। हमें दिखलाया जाता है कि डियाना जो कि पूरी गंदी हो चुकी थी, उसकी पूरी ड्रेस पे मिट्टी लगी हुई थी और बालों में पत्ते लगे हुए थे। वह उसका जवाब देती है कि कुछ भी नहीं। डियाना जो कि बहुत ज्यादा ही निराश लग रही होती है, वह अपने मन में सोचती है कि मैंने तुरंत ही एक सांप पकड़ने की कोशिश की लेकिन मुझे सांप तो दूर एक कीड़ा भी नहीं मिला। वह मेड उसके पास जाते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि अब आपको नहा लेना चाहिए और वह उसके मिट्टी को फेस पे से साफ करने लगती है। वह उससे कहती है कि जो जो चीज आपको मारती नहीं वो आपको और भी मजबूत बनाती है, फिर भी माय लेडी आपको अधिक सावधान रहना चाहिए, अगर आपको कोई चोट लग जाती तो क्या होता। तभी वह मेड पीछे मुड़ते हुए जाती है और उनसे कहती है मैं आपके नहाने के लिए गर्म पानी तैयार करवाती हूँ और कपड़ों का एक नया जोड़ा लेकर आती हूँ, कृपया यहीं इंतजार कीजिए। हमारी डियाना उसे ओके कहती है और फिर वह आगे कहती है कि अगर आप अभी भी अपने बेड चैम्बर में लौटती है तो मार्क्विनिस फेल्टो यकीनन बहुत गुस्सा होगी। डियाना जो कि मन में सोच रही होती है कि शायद अगर मैं अभी भी अपने पुराने शरीर में होती तो मैं उन जानवरों का शिकार कर पाती, लेकिन इस शरीर में और बिना किसी हथियार के असंभव है। बेशक इसका मतलब यह नहीं कि मैं हार मान लूंगी, अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे पास मौत के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। तभी वहां पे कोई आता है और वह उस तरफ देखने लगती है। वहां एक छोटा सा लड़का होता है। वह डोर की तरफ से उसको देखता है और उसको पूछता है कि तुम कौन हो। वह उस क्यूट से बेबी को देखकर मन में सोचती है यह लड़का विकिल का सबसे छोटा भाई है जिसका नाम है एंडी। उसके पास आता है और बहुत क्यूट तरीके से उससे बोलता है ओ रुकिए, मुझे अपना इंट्रोड्यूस करने दीजिए, मैं हूँ एंडी। और वह बताते हैं कि मैं सिर्फ 5 साल का हूँ। यह बोलते हुए बहुत ज्यादा ही क्यूट लग रहा होता है वो। डियाना जो कि उसकी क्यूटनेस को देखकर शॉक होती है और कहती है हे भगवान, यह कितना प्यारा है, लेकिन क्या हम सच में एक ही उम्र के हैं। यह तो मुझसे भी ज्यादा छोटे बच्चे की तरह बोलता है। डियाना उसको देखते हुए कहती है कि हाय एंडी, तुम बहुत ज्यादा ही क्यूट हो। हमारा एंडी वो बहुत प्यार से कहता है कि थैंक यू, यू टू। फिर डियाना मन में सोचती है कि यह
सच में कितना प्यारा बच्चा है और यह कैसे इस डार्क डिप्रेसिंग मैनर में रह रहा है। वह उससे कहती है कि तुम मुझे सिस्टर इन लॉ बुला सकते हो। एंडी उससे पूछता है कि यह सिस्टर इन लॉ क्या होता है। हमारी डियाना कंफ्यूज होते हुए कहती है वेल, और मन में सोचती है मुझे लगता है कि अभी हमारी शादी नहीं हुई है, लेकिन मैं बहुत जल्द एक स्नेक, एक फॉक्स और एक टाइगर भी पकड़ कर ले आऊंगी। तभी वह उसे हंसते हुए बोलती है कि अपने भाई की पत्नी को यही कहते हैं और मैं जल्दी ही मॉय विकिल बनने वाली हूँ। यह सुनकर हमारे एंडी का रिएक्शन होता है वाओ। वह उससे कहता है कि पर यह मुआओ क्या होता है। डियाना जिसे तो पसीने आ रहे होते हैं वह उससे कहती है ओ तुम्हें यह भी नहीं पता दरअसल। तभी उनके बीच में वही मेड आ जाती है और कहती है कि लेडी डियाना क्या आप तैयार है। तभी वह कहती है ओ माय लॉर्ड एंडी आप यहाँ क्या कर रहे हैं। यह देखकर एंडी मुस्कुराते हुए उसे हाय करता है और वह उस मेड से कहता है कि यह लेडी डियाना नहीं है, यह तो सिस्टर इन लू है। और वह बहुत ही चमक रहा होता है। तभी वह मेड एंडी से पूछती है ओ आपका सिस्टर इन लॉ से क्या मतलब है और आपने यह शब्द कहाँ से सीखा यंग मास्टर। हमारी डियाना जो कि उसे धक्का देते हुए कहती है कि चलो चलो नहाने का समय हो गया। और पीछे से एंडी भी उसे बाय बाय करता है। डियाना बताती है कि और इस तरह छोटे एंडी को सिस्टर इन लॉ शब्द सिखाने के बाद अगला दिन आ गया। हमें दिखलाया जाता है कि हमारा एंडी बहुत ही खुश होते हुए उसके पास आता है और कहता है ओ आप तो सिस्टर इल्लू है। हेलो। डियाना उसको देखते हुए कहती है कि हाय एंडी तुम कहाँ जा रहे हो। हमारा एंडी जवाब देता है कि टहलने, आज मौसम बहुत अच्छा है, मेरे साथ चलो। डियाना उसे बोलती है कि मैं नहीं आ सकती, मुझे एक्सरसाइज करनी है। यह सुनकर एंडी कहता है एक्सरसाइज। तभी डियाना उसे खुश होते हुए बताती है कि हाँ एक्सरसाइज मजबूत बनने के लिए यह करते हैं। तभी एंडी कहता है कि वाओ मुझे भी एक्सरसाइज करनी है और मुझे भी स्ट्रांग होकर स्नेक्स और टाइगर को पकड़ना है। हमारी डियाना जो कि मन में सोच रही होती है क्या यह ऐसा नियम है ताकत को इस बात से नापा जाता है कि आप कितने सांप पकड़ते हैं या ऐसा ही कुछ। वह उससे कहती है कि ठीक है फिर मुझे देखो तुम अभी भी बहुत कमजोर हो। एंडी उसके पीछे खुशी खुशी आते हुए कहता है हाँ मैं बहुत ज्यादा ही कमजोर हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि डियाना मन में सोच रही होती है कि मुझे खुशी है कि यहाँ मेरी उम्र का एक और बच्चा है। इस सुनसान और उदास एस्टेट में सहारा देने वाला कोई काम था। तभी वह अपने गालों पे चाटा मारती है और मन में सोचती है मैं आखिर यह क्या सोच रही हूँ। मैं एक एडल्ट हूँ, मैं बस एक बच्ची के शरीर में फंसी हुई हूँ। एंडी अपने गालों पे चाटा मारते हुए उससे पूछता है क्या इससे मैं मजबूत बनूंगा। हमारी डियाना जो कि मन में सोच रही होती है नहीं ऐसा नहीं। और वह उससे कहती है कि नहीं तुम्हें ऐसा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है एंडी। वह मन में सोचती है बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं है ना। फिर डिया अपने हाथों को फैलाते हुए कहती है कि हम अपनी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाकर शुरुआत करेंगे। पहला कदम बुनियादी कॉम्बैट ट्रेनिंग का है समझे। हमारा एंडी वह ओके कहता है पर उसे कुछ भी पता नहीं होता कि क्या चल रहा है। वह उसकी तरह कॉपी करता है। तभी एंडी उससे पूछता है कि सिस्टर लू क्या वो नाइट्स ऐसे ही मजबूत बने थे। हमारी डियाना जो कि नीचे झुकी हुई होती है वह उससे पूछती है कौन से नाइट्स। एंडी बोलता है कि ऊपर देखिए वे बहुत मजबूत है, वे हमें प्रोटेक्ट करते हैं। और वह अपने हाथों को स्ट्रेच करते हुए उससे पूछता है क्या एंडी भी उनकी तरह बन सकता है। वह डियाना को कॉपी कर रहा होता है। डियाना उसे बताती है कि अभी नहीं लेकिन मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि तुम अभी क्या कर सकते हो। हमारा एंडी एक्साइटेड होते हुए उससे कहता है यह क्या है। और उन्हें ऐसा करते देख हमारे नाइट्स उन्हें देख रहे होते हैं। डियाना अपनी उंगलियों से उसको बताती है कि अगर तुम्हें कोई बुरे लोग दिखे तो चार्ली चिल्लाना। और फिर उससे सीरियस होते हुए कहती है और अगर तुम्हें बुरे लोग मारे तो डेल्टा चिल्लाना समझ गए। फिर वह दोनों स्ट्रेच करने लगते हैं और एंडी चिल्लाता है चार्ली डेल्टा। हमारी डियाना उसे कहती है वेरी गुड अब भूलना मत। तभी एंडी फेटा बोलता है और डियाना उसे कहती है नहीं डेल्टा।
फेटा तो एक प्रकार का चीज होता है। यह सुनकर हमारे ऊपर जो नाइट होते हैं वह हंसने लगते हैं और डियाना उसे कहती है कि तुम्हें अपने हाथों को इस तरह फैलाना होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है। थोड़ी देर बाद का सीन दिखलाया जाता है जहाँ पे हमारे एडी और हमारी डियाना दोनों सो चुके होते हैं और दोनों बहुत ज्यादा ही क्यूट लग रहे होते हैं। तभी वहां पर मेड्स आ जाती है और वह बातें करने लगती है कि तो वे यहाँ गायब होकर आए हैं, क्या हम यंग लेडी को जगा दें। हमें दिखलाया जाता है कि डियाना जो कि अपनी आंखों को हल्का सा खोल रही होती है वह देखती है कि जो एक लेडी है वह दूसरे से कहती है कि उन्हें आराम करने दो, वैसे भी उनके दोपहर के सोने का समय हो गया है। दूसरी मीट कहती है जब वे उठेंगी तब खाना खा सकती है। हमारी डियाना जो कि खाना नाम सुनते ही मन में कहती है खाना परफेक्ट, मुझे भूख लग रही थी। पर डियाना अपनी आंखों को बंद कर लेती है और उनकी बातों को सुनने लगती है। वह मेट्स बात कर रही होती है कि लगता है अब वह काफी सेटल्ड हो गई है ना। दूसरी मेट कहती है हाँ बस उन्हें देखिए, चिंता करने जैसी कोई बात नहीं है। हमारी डियाना जो कि मन में सोच रही होती है ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। तभी वह मीट्स कहती है कि वैसे हमें उन्हें खाने पीने का सही शिष्टाचार सिखाना शुरू शुरू कर देना चाहिए, खासकर तब जब मेहमानों की मुलाकात का समय तेजी से पास आ रहा है। डियाना जो कि सोने का नाटक कर रही होती है वह मन में सोचती है रुको कौन आ रहा है। उसके दिमाग में एक चेहरा दिखने लगता है और वह सोचती है क्या वह विस्काउंट नॉबर्ट तो नहीं। वह यह सोचकर घबरा रही होती है। तभी मेड्स अपनी बातें को जारी रखती है और कहती है हाँ क्राउन प्रिंस और राजकुमार जल्द ही पहुंचने वाले हैं। डियाना मन में सोच रही होती है रुको, और तभी वह चिल्लाते हुए जाग जाती है और कहती है क्या। उसको ऐसे एकदम से जगते देखकर हमारी जो मेट है वो बहुत ज्यादा ही डर जाती है, भगवान को याद करने लगती है। तभी डियाना शॉक होते हुए कहती है द क्राउन क्वींस और क्वींस मेड यह सुनकर कहती है ओ आप जाग गई माय लेडी। वह कहती है हाँ वे कुछ ही दिनों में यहाँ पहुंचने वाले हैं। वह आगे स्माइल करते हुए उसे बताती है कि यंग मास्टर को एक पत्र मिला था जिसमें उनके आने का सुझाव दिया गया था, लेकिन उन्होंने हमें जवाब देने का मौका मिलने से पहले ही खबर दे दी कि वे मिलने आ रहे हैं। वह आगे बताती है कि ऐसा लगता है कि हिज मैजेस्टी चाहते हैं कि तीनों लड़के एक साथ अधिक समय बिताए। पहले भी वे अक्सर। और तभी हमारी डियाना मन में सोच रही होती है खैर यह तो एक बहुत बड़ी मुसीबत है। ओरिजिनल स्टोरी में राजकुमार वह दुष्ट था जिसने डियाना का फायदा उठाया था। यह कहना एक्सक्रेशन नहीं होगा कि उसी ने डायना को मौत के मुंह में धकेला था। हे भगवान, यह सोचना भी कितना डरावना है कि ड्यूक का परिवार शेर की गुफा के ठीक बगल में रहता था। तभी वह मेड उसको देखते हुए कहती है आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है छोटी मालकिन। वह उससे कहती है कि शाही परिवार हमेशा बच्चों के प्रति बहुत दयालु रहा है। डियाना मन में सोच रही होती है क्या मैं यहाँ से जिंदा बच पाऊंगी भी। और हमें लास्ट में एडी को दिखलाया जाता है जो कि अभी भी सो रहा होता है अब बेखबर होकर। एपिसोड की शुरुआत एक बेहद खूबसूरत पैलेस का सीन से होती है जिसे देखकर कोई भी उसकी शान शौकत का अंदाजा लगा सकता है। इसके बाद हमें पैलेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां हमारी डियाना पूरी तरह रेडी होकर खड़ी होती है। वो हमेशा की तरह बेहद प्यारी लग रही होती है और एकदम सीधी खड़े होकर सामने खड़ी मेड्स को देख रही होती है। तभी एक मेड कहती है सब हो गया है माय लेडी। लेकिन तभी ब्राउन हेयर वाली मेड कैशी डियाना को देखकर मुस्कुराती है और कहती है आप थोड़ी नर्वस लग रही है माय लेडी। ये सुनकर डियाना थोड़ी हैरान हो जाती है और झूठ बोलते हुए कहती है कि न नहीं मैं नर्वस नहीं हूँ। डियाना की बात सुनकर कैसी मुस्कुराते हुए कहती है आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपसे कोई गलती हो भी जाती है या आप कुछ गलत कह भी देती है तो भी आपको कोई नहीं डांटेगा। लेकिन अगले ही पल कैसी उसे टीज करते हुए कहती है बस आपकी जगह हम मेट्स को डांट पड़ सकती है। ये सुनकर डियाना शॉक हो जाती है और थोड़ा डरते हुए तुरंत कहती है ना ना नहीं मैं इसका ध्यान रखूंगी। तभी ब्लैक हेयर वाली मेड केसी की बात संभालते हुए कहती है कैसी तो बहुत मजाक कर रही है माय लेडी। वैसे आज हवेली में आपके आने की खुशी में सेलिब्रेशन रखा गया है। ये सुनकर डियाना कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखती है और पूछती है क्या ये सच है।
इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग सेलिब्रेशन वाली जगह की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में चलते हुए कैसी डियाना से कहते हैं, वैसे आपके लिए हिज ग्रेस ने एक खास तोहफा भी तैयार किया है। ये सुनकर हमारी छोटी सी डियाना हैरानी से पूछती है, एक तोहफा? कैसी खुश होके कहते हैं, मैं नहीं जानती कि वो क्या है, लेकिन हिज ग्रेस ने इसे चुनने में पूरी रात लगा दी। मुझे लगता है कि आपको भी यह पसंद आएगा माय लेडी। ये सुनकर डियाना कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाती है। वो मन ही मन सोचती है, एक गिफ्ट जो कि ऑस्ट्री ड्यूक मुझे देंगे। फिर वो विंडो से बाहर देखते हुए सोचती है, पता नहीं क्या होगा। और इसी के साथ सीन चेंज होता है। अब हमें डिनर टेबल का एक बेहद आलीशान सीन दिखाया जाता है। सब कुछ काफ़ी रॉयल लग रहा होता है। तभी ड्यूक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ डियाना का नाम लेते हैं और कहते हैं, आज आखिरी दिन है जब मैं तुम्हें इस नाम से बुला रहा हूँ। ड्यूक की ये बात सुनकर हमारी डियाना बुरी तरह शॉक हो जाती है और फिर वो घबराते हुए कहती है, मुझे माफ़ कर दो। डियाना मन ही मन सोच रही होती है कि कहीं ये तो उनका गिफ्ट नहीं है। क्या वो मुझे एस्टेट से बाहर भेजने वाले हैं? तभी ड्यूक उसकी तरफ एक लेटर बढ़ा देते हैं। लेटर देखकर डियाना थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है और उसे अपने हाथों में ले लेती है। वो मन ही मन सोचती है, यह क्या है? उसके दिमाग में ना जाने कितने ख्याल आने लगते हैं। वह सोचती है, कहीं इसके अंदर ये तो नहीं लिखा कि यहाँ से दफा हो जाओ, या फिर अब तक मेरे खाने पीने और बाकी खर्चों का बिल है, या फिर मुझे इस इलाके से बाहर निकालने का फरमान। डियाना धीरे धीरे लेटर खोलती है, लेकिन जैसे ही वो अंदर लिखा हुआ देखती है, एकदम से शॉक हो जाती है। हमें लेटर पर लिखा हुआ दिखाया जाता है कि उस पे लिखा होता है ड्यूडिया। डियाना उस नाम को देखकर हैरान होती है। तभी ड्यूक उसकी तरफ देखते हुए कहता है, आज से तुम्हारा नया नाम ये है। डियाना अभी भी कंफ्यूज होती है तो ड्यूक दोबारा कहते हैं, आज से तुम्हारा नाम जूडिया मेरेज है। वो आगे समझाते हुए कहते हैं, तुम काउंट मेरेज की अडॉप्टेड डॉटर और मेरी वेसल हो। ड्यूक बताते हैं कि उन्हें डियाना को एक नई पहचान देना जरूरी लगा ताकि वो अपनी मैटरनल फैमिली के चंगुल और उनसे जुड़े खतरों से बच सके। और वो एक और इम्पोर्टेंट बात कहते हैं, आखिर तुम हमेशा सिर्फ मेरे बेटे की मंगेतर बनकर तो नहीं रह सकती। तभी हमें उसके फियांसे का सीन दिखाया जाता है जो अपने छोटे भाई को चेहरा साफ कर रहा होता है। इतनी छोटी उम्र में भी इतना कितना रिस्पॉन्सिबल है। आखिर फ्यूचर में उसे भी तो ड्यूक बनना है। तभी वो चिंता से डियाना की तरफ देखता है और कहता है, प्लीज कोई गलतफहमी मत पालना, तुम्हें इस हवेली में ही रहोगी। ड्यूक आगे कहते हैं, खाने के बाद मैं हवेली के सभी लोगों को तुम्हारी नई पहचान के बारे में बता दूंगा, इसलिए अपने इस नए नाम की आदत डालने की पूरी कोशिश करना। ये सब सुनकर डियाना, जिसके अब नाम रूडिया हो चुका है, इमोशनल हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब से हम भी आगे एपिसोड में डियाना को रूडिया के नाम से ही जानेंगे, इसलिए कंफ्यूज मत होना। यूडिया को इमोशनल देखकर ड्यूक थोड़ा घबरा जाते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ, क्या तुम्हें ये नाम पसंद नहीं आया? रूडिया तुरंत अपनी आंखों से आंसू छुपाते हुए कहती है, मेरी आंख में कुछ चला गया था। लेकिन असल में वो मन ही मन सोच रही होती है, अब मेरे पास एक नया नाम है। अब मैं डियाना नहीं बल्कि रूडिया हूँ। शायद मेरी किस्मत धीरे धीरे बदल रही है और पहली बार उसके अंदर एक अजीब सी राहत महसूस होती है। वो अपने खुशी के आंसू पोंछने लगती है। तभी ड्यूक कहते हैं, मैं तुम्हारा इंट्रोडक्शन सबसे रूडिया मैरिज के रूप में करवाऊंगा। रूडिया अभी अपने आंसू पोंछ ही रही होती है कि अचानक ड्यूक की एक बात सुनकर वो शॉक हो जाती है। आर्क ड्यूक कल? रूडिया है हैरान होकर मन ही मन सोचती है, कल कौन आने वाला है। तभी बैकग्राउंड में हमें एक और सीन दिखाया जाता है। वहाँ हमारा छोटा सा लड़का अपने स्पून में खाना लेकर रिकिल की तरफ बढ़ा रहा होता है और कहता है, रिकिल आ करो। लेकिन रिकिल कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ कहता है, मैं खुद खा लूंगा। कितना सीरियस है ये लड़का। अब वापस प्रेजेंट सीन में आते हैं। रूडिया मन ही मन सोच रही होती है, मेरे फादर आर्क ड्यूक वो कल
होने वाली फैमिली काउंसलिंग में शामिल हो रहे हैं। मतलब यहाँ एक ड्यूक भी है और एक आर्क ड्यूक भी। तभी उसे कुछ याद आता है। अरे हाँ, मुझे नॉवल से उनके बारे में याद आया था। वो फ्रोजन नॉर्थ के कोल्ड ब्लडेड और बेरहम विजेता है। कहा जाता है कि उनकी कोल्ड गेज की वजह से उनके रास्ते में आने वाली कोई भी चीज जमकर फ्रीज हो जाती है। और अब वो मेरे ग्रैंडफादर इन लॉ बनने वाले हैं। ये सोचते ही रूडिया का टेंशन और बढ़ जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि ड्यूक एक सर्वेंट से कहते हैं, मेरी प्लेट हटा दो। सर्वेंट थोड़ा परेशान होकर कहता है, हिज ग्रेस, आपने फिर खाने को मुश्किल से ही छुआ है। ये सुनकर रूडिया फिर से अपनी इमेजिनेशन में चली जाती है। वह मन में सोचती है, अभी जो मुझे राहत महसूस हो रही थी वो पल भर में चिंता में बदल गई। लेकिन रूडिया गिव अप करने वालों में से ही नहीं है। वो तुरंत खाना तेजी से खाने लगती है और मन ही मन कहती है, बस मेरा इंतजार करो नॉर्थ के आर्च ड्यूक। और इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हमें मैजिक पोर्टल वाली जगह दिखाई जाती है। वहाँ कुछ मेड्स खड़ी आपस में बातें कर रही होती है। एक मेड कहती है, मैंने सुना है कि वो रात को शराब के नशे में धुत थे। दूसरी मेड कहती है, क्या उन्होंने आखिरी बार सूरज की रोशनी देखे हुए काफी समय नहीं हो गया। तभी वहाँ ड्यूक आ जाते हैं। मेड्स उन्हें देखकर तुरंत झुक जाती है और कहती है, गुड मॉर्निंग योर ग्रेस। हमारी रूडिया भी ड्यूक को सल्यूट करते हुए कहती है, गुड डे योर ग्रेस। ड्यूक मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, गुड मॉर्निंग रूडिया। रूडिया उन्हें देखकर मनी मन सोचती है, वो कल से भी ज्यादा कमजोर और थके हुए लग रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे वो ठीक से खाना भी नहीं खाते। एक तरफ मेरा फियांसे है जो मेरी तरफ देखने तक से इंसाफ इनकार कर रहा है। तभी रूडिया की नजर राइकिल के साथ खड़े एक और लड़के पर पड़ती है। उसे देखकर वो मन ही मन सोचती है, ये पक्का ड्यूक का दूसरा बेटा जैक होगा। लेकिन जैक रूडिया को देखते ही अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लेता है। रूडिया तुरंत सोचती है, तुम तो सीधे सीधे मुझे इग्नोर कर रहे हो। ये भी बस अपने बड़े भाई की तरह नकल कर रहा है, बेवकूफ कहीं का। तभी सबको बताया जाता है कि मैजिक गेट अब ओपन होने वाला है। मैजिक पोर्टल के आसपास अचानक बहुत ज्यादा मैजिक एनर्जी जमा होने लगती है। सभी लोग कहने लगते हैं, गुड मॉर्निंग योर ग्रेस। और फिर एक आदमी एक स्टिक लेकर उस मैजिक पोर्टल से बाहर निकलता है। उसे देखते ही सारे सर्वेंट्स उसका वेलकम करने लगते हैं। लेकिन अगले ही पल आर्कड्यूक की डरावनी आंखें सीधा रूडिया पर टिक जाती है। रूडिया उनकी आंखों को देखकर अंदर से डर जाती है और वो मन में सोचती है, ये तो मेरे सोच से भी ज्यादा डरावने हैं। अभी तो मई का महीना चल रहा है, फिर इतनी कड़ाके की ठंड क्यों हो रही है। आर्कड्यूक की कोल्ड गेज के सामने रूडिया लिटरली फ्रीज हो जाती है। लेकिन फिर वो खुद को संभालती है और डरते डरते कहती है, हेलो योर ग्रेस, मेरा नाम रूडिया है। और एकदम से वो दुनिया की सबसे तमीजदार और सीधी बच्ची बन जाती है। आर्कड्यूक उसे देख के कुछ नहीं कहते हैं और फिर बिना कुछ कहे सीधे वहां से चले जाते हैं। रूडिया बस उन्हें जाते हुए देख रही होती है। उसका चेहरा ऐसा हो जाता है जैसे अभी रोने वाली हो। बेचारी रूडिया। तभी आर्कड्यूक बाकी लोगों से मिलते हुए कहते हैं, मुझे उम्मीद है कि काउंसलिंग की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी होगी। ड्यूक जवाब देते हैं, यस फादर, कृपया मेरे पीछे आइए। दोनों साथ में अंदर जाने लगते हैं। रास्ते में ड्यूक बताते हैं, मार्क्वेस को आज सुबह एक जरूरी काम से जाना पड़ा। वो बाद में हमसे जुड़ेंगे। आर्कड्यूक कहते हैं, वो वाकई बहुत व्यस्त होंगे। दोनों को जाते हुए देखकर रूडिया भी उनके पीछे चलने लगती है। तभी ड्यूक उसकी तरफ देखकर कहते हैं, हम बैंक्वेट हॉल में मिलेंगे। तुमने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया है ना। रूडिया शॉक होकर उन्हें देखती है। ड्यूक आगे कहते हैं, रेकेल, क्या तुम मेरी जगह रूडिया को अपने साथ हॉल तक ले जाओगे। ये सुनकर रिकिल थोड़ा चौंकता है, लेकिन फिर अपने फादर से कहता है, ठीक है फादर। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें बैंक्वेट हॉल दिखाया जाता है। वहाँ ड्यूक और आर्क ड्यूक साथ बैठकर मीटिंग कर रहे होते हैं।
आर्कड्यूक गुस्से में कहते हैं वो बेवकूफ एक सही मैजिक टूल तक नहीं बना पाते, फिर भी पैसे की उम्मीद रखते हैं। मंदिर की दवा तो पहले से ही एक मुसीबत बना हुआ है और ऊपर से ज्यादा माना स्टोन्स हासिल करना दिन पर दिन मुश्किल होता जा रहा है। हम लगातार इतने रिसोर्सेस लगा रहे हैं लेकिन हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा। ये बेहद निराशाजनक है। वहीं दूसरी टेबल पर रूडिया बैठी होती है। उसके सामने इतना स्वादिष्ट खाना रखा होता है कि देखकर ही मुंह में पानी आ जाए, लेकिन रूडिया बस उसे देखती रह जाती है। वो मनी मन सोचती है, मेरे सामने पूरी दावत रखी है, लेकिन जब तक बड़े लोग अपने कांटों से खाना उठाना शुरू नहीं करते, तब तक मैं खुद खाने की हिम्मत कैसे कर सकती हूँ। रूडिया परेशान होकर सोचती है, मुझे इस तरह फूक फूक कर कदम रखना बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी वो रिकिल और जैक की तरफ देखती है। दोनों भी एकदम सीधे होकर बैठे होते हैं। रूडिया उन्हें देखकर सोचती है, बाकी बच्चे भी कुछ नहीं खा रहे। उधर दूसरी टेबल पर मीटिंग चल रही होती है। वहाँ बजट और रिसोर्सेज को लेकर बात हो रही होती है। वह कहते हैं कि इस रफ्तार से चला तो जल्द ही बजट कम खत्म हो जाएगा। हमें एक बार फिर अकाउंट्स और इन्वेंट्री की जांच करनी होगी। लेकिन तभी गुड़ करके आवाज आती है। किसी के पेट से गुड़गुड़ाने की आवाज आती है और हम सब जानते हैं कि ये आवाज और किसी की नहीं, हमारी छोटी रूडिया की है। रूडिया तुरंत अपने पेट पर हाथ रखकर उस आवाज को छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन आवाज तो और भी बढ़ती जाती है। बेचारी रूडिया को एक ही सिचुएशन के लिए दोबारा एम्बेरस होना पड़ रहा है। सिचुएशन को नॉर्मल करने के लिए वो पीछे की तरफ मुड़ती है और हंसते हुए कहती है, मुझे भूख लगी है। ये सुन के ड्यूक, जिनके हाथ में वाइन का गिलास होता है, वह परेशान होकर कहते हैं, चलिए अब खाना खाते हैं। किचन स्टाफ की मेहनत को अनदेखा करना भी बदतमीजी होगी। फिर वो गुस्से से काइजन की तरफ देखते हुए कहते हैं, खासकर तुम काइजन, तुम्हें सही ढंग से खाना खाना चाहिए। इससे रूडिया तो डांट से बच जाती है, लेकिन बेचारे ड्यूक फंस जाते हैं। तभी ड्यूक तुरंत कहते हैं, मैंने अपना खाना अच्छे से खाता हूँ फादर। रूडिया छुपके से उन्हें देखती है और मन ही मन सोचती है, भगवान का शुक्र है, मुझे लगा अभी मुझे डांट पड़ने वाली है। अब जब मैं एक बच्ची बन गई हूँ तो मुझे बार बार भूख लगती है। फिर वो सोचती है, लगता है आर्क ड्यूक को अपने बेटे की भूख की चिंता हो रही है। आर्क ड्यूक अपने बेटे से कहते हैं, तुम पर्याप्त मीट नहीं खाते हो और तुम्हें हर दिन शराब पीना भी बंद करना होगा। ड्यूक तुरंत जवाब देते हैं, मैं रोज नहीं पीता। रूडिया ये सुनकर मन ही मन सोचती है, ये तो बिल्कुल मेरे अपने घर के माता पिता की तरह बात कर रहे हैं। तभी बिना दस्तक दिए एक आदमी भागते हुए अंदर आता है। उसके हाथों में बहुत सारे पेपर्स होते हैं। वो कहता है, आप सभी को इंतजार कराने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। फिर शर्मिंदा होकर बताता है, एक जरूरी काम की वजह से मुझे थोड़ा समय लग गया। हमें बताया जाता है कि उसका नाम मार्क्वेस चावेज है। तभी आर्क ड्यूक उससे कहता है, चिंता ना करे, कृपया बैठिए आकर। मार्क्वेस अंदर आते हुए कहता है, थैंक यू आर्क ड्यूक। आर्क ड्यूक उससे पूछता है, क्या ये न्यू वेसल से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है? मार्क्वेस जवाब देता है, जी बिल्कुल योर ग्रेस, ये वाकई राहत की बात है। असल में हाल ही में हमारे पास काम करने वाले लोगों की बहुत कमी हो गई है। तभी अचानक एक पेपर नीचे गिर जाता है। रूडिया की नजर उस पेपर पर पड़ती है। वो तुरंत नीचे झुककर उसे उठा लेती है और कहती है, एक्सक्यूज मी, आपने ये गिरा दिया। मार्क्यूनेस के पीछे खड़ा एक पर्सन रूडिया की आवाज सुनकर पलटकर उसकी तरफ देखता है। वो कहता है, ओ माय, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। उसकी शेडो रूडिया पर पड़ती है। रूडिया उस पेपर वापस कर देती है। वो आदमी कहता है, थैंक यू यंग लेडी, लेकिन उसका चेहरा और उसकी प्रेजेंस रूडिया को बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगती। रूडिया की नजरों में वह आदमी किसी इंसान से कम और एक सांप जैसा ज्यादा लग रहा होता है। उसे देखकर रूडिया मन ही मन डरते हुए सोचती है, एक सांप। तो यह एपिसोड यहीं पे एंड होता है। वैसे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, ये एक ऑनगोइंग मानवा है और अभी तक इसके 4 एपिसोड ही रिलीज
हुए हैं, जिन्हें मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इसके नए एपिसोड हर ट्यूसडे रिलीज़ होते हैं, इसलिए जैसे ही नेक्स्ट एपिसोड अवेलेबल होगा मैं उसकी एक्सप्लेनेशन भी आप तक लेकर आऊँगी। तो अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।